आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। अगर हम वैदिक सभ्यता को पढ़ने की दृष्टि से देखें तो इसे दो भागों में बांटा गया है, अर्ली वैदिक व लेटर। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले एक बिंदु दिखता है, वो है उसका समाज। अगर हम इस बिंदु को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अर्ली वैदिक समाज साधारण समाज के रूप में था, समाज में जटिलताएं ना केवल, जबकि पूर्व वैदिक समाज में समाज जटिल होने लगा था। अर्ली वैदिक समाज में ब्रह्म क्षत्र का वर्णन स्पष्टता से दिखाई देता है। ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण, क्षत्र का अर्थ है यहाँ क्षत्रिय है। यह विवाद का विषय है कि विष या वैश्य पूर्व वैदिक में पूर्णतः आ चुका था इस रूप में, या अर्ली वैदिक में यह पहले से था। अर्ली वैदिक में विष का वर्णन हमें ऋग्वेद के पुरानी ऋचाओं में बहुत कम मात्रा में मिलता है, जिससे यह निष्कर्ष निकालना समीचीन हो जाता है कि यह पूर्व वैदिक में ज़्यादा स्थिर रूप में आया था। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अर्ली वैदिक में व्यापारिक गतिविधियाँ ना के या व्यापारिक गतिविधियाँ थी ही नहीं, विष था ही नहीं। विष होगा, लेकिन वैसे उतने स्थिर रूप से हमें अर्ली वैदिक में नहीं दिखाई देता। यह हमें पूर्व वैदिक लेटर वैदिक में दिखाई देता है। सूत्र का वर्णन तो ऋग्वेद के बहुत प्राचीन परंपराओं में या प्राचीन ऋचाओं में नहीं दिखाई देता है। हमें सूत्र ये निश्चित है कि जो सूत्र वर्ग है वो हमें पूर्व वैदिक समाज में दिखाई देता है। अब एक दूसरा चिंतन ये है कि शूद्र का मतलब क्या अस्पृश्य वर्ग से है। इसमें गंभीर चिंतन करने से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि शूद्र और अस्पृश्य ये अलग अलग वर्ग थे। अर्थात उत्तर वैदिक में ब्रह्म, क्षत्र, विष, शूद्र और अन्य वर्ग के रूप में समाज बटा हुआ था, जबकि पूर्व वैदिक काल में यह ब्रह्म और क्षत्र के रूप में तो स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। विष भी संभवतः मिलने लगा था, लेकिन स्थायी रूप से वो उतनी गहराइयों से में समाज में अपनी पकड़ नहीं बना। क्यों? क्योंकि समाज मुख्यतः पशुचार्य पर निर्भर था और पशुचारी व्यवस्था में व्यापार न के बराबर। इससे एक निष्कर्ष और भी निकलता है, वो यह है कि जो पूर्व वैदिक समाज है वो सेटल्ड समाज की नहीं बना था, समाज में स्थिरता नहीं आई थी, जीवन घुमंतु आधार पर था। जबकि हम उत्तर वैदिक समाज में आते हैं तो विश्व वर्ग के स्पष्ट रूप से जब लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि समाज में स्थिरता आने लगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि व्यापार वहीं पर होता है, व्यापार वहीं पर विस्तारित होता है जहाँ राजनीतिक स्थिरता होती है, जहाँ आर्थिक सुदृढ़ता होती है। इस तरह से वैश्य वर्ग की स्थिरता ने, वैश्य वर्ग की मजबूती ने एक बात यह स्पष्ट कर दिया था कि पूर्व वैदिक समाज से उत्तर वैदिक कालीन समाज की ओर जब हम जाते हैं तो न केवल सामाजिक स्थिरता मिलती है, समाज विस्तृत होता है, समाज में ब्रह्म, क्षत्र, विष और शूद्र के वर्ग आते हैं, साथ साथ व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है तथा राजनीतिक रूप से राजनीतिक स्थिरता। अर्थात पूर्व वैदिक काल में जहाँ हम राजन को पाते हैं, राजन मीन्स एक ऐसा शासक जो सभा और समिति द्वारा चुना जाता था, जबकि हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो राजन में परिवर्तित हो चुका था। अभी भी सभा और समिति के द्वारा वो चुना जाता था, लेकिन अब यह नाम मात्र का होता था। अब राजा स्वयं निर्णय करता था और प्रायः निर्णय होता था कि राजा का पुत्र ही अब शासक बनता था। अर्थात पूर्व वैदिक कालीन समाज से उत्तर वैदिक कालीन समाज की ओर जब हम जाते हैं तो हम राजन को राजा की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। अर्थात सभा और समिति के द्वारा चुना गया जो शासक था अब वह वंशानुगत शासक की तरफ बढ़
इसकी इस तरह से जब राजनीतिक व्यवस्था पुनः करते हैं कि पूर्व वैदिक समाज में जहाँ परिवार, ग्राम, जनपद रहते हैं, उत्तर वैदिक कालीन तक आते आते ये जनपद 16 महाजनपदों के रूप में स्थिरता प्राप्त कर। अब भारत में 16 राजनीतिक इकाइयां स्थिर हो जाती हैं। इन 16 राजनीतिक इकाइयों के स्थिर होने के बाद इनके आपसी संघर्ष का परिणाम हमें मगध के उत्कर्ष के रूप में दिखाई। कोई नहीं जानता था कि इस मगध का उत्कर्ष पूरे विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था को जन्म